Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. I am Sakshi and I am here with the Decoding NCERT series where we are discussing the NCERTs of your polity. हम डिस्कस करें क्लास 11 की NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. इसके पहले हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जिसमें हमने समझा था कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सारी प्रोसेस. फिर चैप्टर 2 में हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो भी हमने एकदम डिटेल में समझ लिया है. अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेसन्स देख सकते हैं पहले. अब हम इस सेशन में समझेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन विच इज़ चैप्टर 3 पार्ट 1. ये जो चैप्टर है थोड़ा वास्ट है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में जो है कवर करेंगे. इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि हमने समझा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 में कि कॉन्स्टिट्यूशन लाया क्यों जाता है, क्योंकि वो कुछ रूल्स सेट करेगा. ठीक है, रूल सेट करेगा सोसाइटी के लिए, सोसाइटल ग्रुप के लिए, कि वहाँ के लोग पीसफुली एग्जिस्ट कर पाए. राइट, अब ये रूल्स सेट कौन करेगा, इसकी पावर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है. राइट, कि कुछ लोग होंगे जिनके पास पावर होगा, वो ये रूल्स बनाएंगे. राइट, ये लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे. अब ये जो लोग हैं जिनको पावर मिली हुई है, इनको कैसे चुनना है, ये लोग किस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज हम इस सेशन में समझेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. स्टार्ट करने से पहले आपको जेवीज़ के प्रीमियम कोर्सेज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगी. दीज आर द प्रीमियम कोर्सेज जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जेवीज़ के प्लेटफॉर्म में. सुपर 50 प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है. जेवीज़ मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं और इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं. अगर आप सपोज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, इस तरह से इंडिविजुअली भी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं. जेवीज़ की ऐप को डाउनलोड करना है आपको. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड ऐप टू यूपीएससी एग्जामिनेशन. यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़, माइंड मैप्स, पीडीएफ्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी. आप उसको यहाँ से गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एंड फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और यू कैन सिंपली विजिट टू द वेबसाइट www.jatinverma.org. ओके, सो रिपब्लिक डे ऑफर अभी तक चल रहा है. 26% ऑफ आपको मिल जाएगा सारे प्रीमियम कोर्सेज पे अगर आप ये जो कोड है उसको यूज़ करते हैं. कोड इज़ JVIAS26. इसको आप यूज़ कीजिए और गेट 26% ऑफ ऑन ऑल द प्रीमियम कोर्सेज विच आई टॉक्ड अबाउट. ये 2 टेलीग्राम चैनल हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है फॉर द क्लास अलर्ट्स एंड द पीडीएफ्स ऑफ द डीएनए. ये चैनल्स की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. Now, what we are going to study and learn at the end of the day, at the end of this lesson. इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं, पहले आप ये जान लीजिए. पहली बात, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम समझने वाले हैं कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं उनको किस मेथड्स से चुनेंगे. इलेक्शन का क्या मेथड होगा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो वील ट्राई टू फिगर आउट व्हाट ऑल आर द मेथड्स ऑफ इलेक्शंस. ठीक है. सेकेंड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री. हम पहले डिफरेंट मेथड समझेंगे, हमारे यहाँ का सिस्टम समझेंगे कि हमने किस तरह के सिस्टम अडॉप्ट किए हैं और उनके क्या फर्दर कैरेक्टर्स हैं. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही जो है एम नहीं होना चाहिए, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए प्रोसीजर्स लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए सारे के सारे रेगुलेशंस लिख दिए. लेकिन वही सिर्फ ज़रूरी नहीं है. ये ज़रूरी है कि वो जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, वो इलेक्शंस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और वो जो बॉडी इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है वो इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम एनी अदर अथॉरिटी. ठीक है, तो ये इंश्योर करना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट यू कैन से बात है और ये हम समझेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए क्या डिबेट्स हैं. देखिए, कोई भी सिस्टम अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, विद टाइम, विद द चेंजिंग टाइम, हर एक चीज़ में अमेंडमेंट, हर एक चीज़ में चेंजेस चाहिए होते हैं. तो उसी तरह हमारे जो इलेक्शन का सिस्टम है वो देखिए कितने साल पहले बनाया गया था और आज का कुछ सिनेरियो अलग है. ठीक है, आज हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं. तो इसी तरह से उन सारे सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, उसी के पीछे डिबेट छिड़ी हुई रहती है. वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सजेशंस हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्वेश्चंस हैं. कैन वी हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? एंड द सेकेंड वन, कैन वी होल्ड इलेक्शंस
विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। सो ये दो चीज़ें हैं ना, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस, दे गो हैं, दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड हैं, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस। देखिए, दो तरह से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, दो तरह के इलेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शंस एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद जाके चुनेंगे, है ना, कि सपोज अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाना है तो मैं खुद जाके वोट दूंगी उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट इलेक्शंस। बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, ठीक है, वो फर्दर यहाँ पर किसी पोजीशन होल्डर को चुनेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, है ना। हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस आपको कहाँ देखने मिलेंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस आपको देखने मिलेंगे इन लोकसभा इलेक्शन, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शंस, तो हम इनडायरेक्टली हमारे जो पोजीशंस होल्डर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने लोकसभा के इलेक्शंस में चुना है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन में चुना है, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे प्रेसिडेंट को फर्दर चुने, ठीक है। सो इस तरह से होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरत है इस रिप्रेजेंटेशन की, जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी एक बात बोली थी कि सपोज करिए कि आप हमारे यहाँ है डेमोक्रेसी, राइट, हम बोलते हैं वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है इन सिंपलर टर्म्स रूल बाय पीपल, राइट। यहाँ पे जनता का राज होता है, जनता ही रूल करेगी, जनता ही लॉज बनाएगी, ऐसा मानना होता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हर एक पॉलिसी, हर एक रूल के लिए जाकर हम वोट देने लग जाएं, जाकर हम उस पॉलिसी के लिए वोट देने लग जाएं या फिर उसके रेजोल्यूशन पास करें। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, इतनी लार्ज, लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन में, कि हर एक लॉ के लिए हम इलेक्शन कंडक्ट, नॉट इलेक्शन, हम एक लॉ के लिए वोटिंग्स कंडक्ट करवाएं कि हम जाके वोट दें। ये तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम भी करेगा, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी कंज्यूम करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता। इसी वजह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, है ना, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, उनको हम चुनते हैं ये सोचकर कि वो हमारे लिए पॉलिसीज़ और डिसीजंस लेंगे, ठीक, इतनी बात समझ में आई। सो यही बात है कि क्या ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशन की, इतनी लार्ज डेमोक्रेसी की, यही ज़रूरत है कि हर एक सिटीजन जाके डायरेक्टली पार्ट नहीं बन सकता डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, इसीलिए हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करने पड़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इन रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनना और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्शंस को बोला जाता है आज के टाइम पर इट इज़ द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है, एंड द मैथड फॉलो टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव इट रेफर्ड एज इलेक्शन। इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को हम किस मैथड से चूज़ कर रहे हैं, किस मैथड से लेकर आ रहे हैं पावर में, वही उसी चीज़ को बोला जाता है इलेक्शंस। अब हम इस सेशन में एक एक करके हर एक एस्पेक्ट समझेंगे, क्या क्या तरीके होते हैं, व्हाट ऑल आर द डिफरेंट टाइप एंड मेथड्स ऑफ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का बड़े डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम वो भी इस सेशन में समझ लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस, यानी कि मैंने आपको बोला था कि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस दे गो हैंड बाय हैंड, बट यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर एक और बात है कि नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हैं आज की डेट में भी, ठीक है। बट वो वहाँ के जो रूरल्स होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक रूरल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रेजेंट करने के लिए, अपनी एक इमेज सेट करने के लिए कि भाई हमारा देश में डेमोक्रेसी है, लोगों को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। बट आपको ये बात याद रखनी है कि वो इस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे, उनका मेथड इस तरह का होगा कि एट द एंड ऑफ द डे पावर उनके हाथ में ही आए, वो पावर सेंट्रलाइज्ड रहे। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे कि उनके दे शुडंट थ्रेटन देयर रूल, ठीक है। सो नॉट ऑल द इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, ये भी आपको याद रखना है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्शन और डेमोक्रेसी से रिलेटेड। व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म अ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस?
क्या चीज़ है जो अलग करेगी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस को और अनडेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस को, एंड व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शन इन अ कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे। और ऐसी क्या चीज़ है जो कि इंश्योर करेगी हमारे देश में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे से हो रहे हैं। किस चीज़ के पास अथॉरिटी है? तो द आंसर इज दिस पर्टिकुलर बुक, आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ना कि सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करेगा कि वहाँ का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक है और जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है। सो ये कौन इंश्योर करेगा? इट विल बी इंश्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन of a democratic country lays down some basic rule about the election, क्योंकि इस पर्टिकुलर बुक में सारे बेसिक रूल्स लिखे हुए होंगे एंड वी ऑल आर अबाइडेड। हम सारे लोगों को, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे कोई भी सिटीजन है, हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको अबाइड करना ही है। ठीक है, किस तरह के रूल्स लिखे रहते हैं इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में? हु इज़ एलिजिबल टू वोट, फर्स्ट थिंग कि कौन सा वो व्यक्ति है जो जाके वोट दे। ठीक है, ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी इन्फेंट से बोलोगे वोट देने के लिए, क्या वो इस कंडीशन में है कि वो अपने देश का नेता या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन पाए? नहीं। इसके लिए हमें चाहिए एक एडल्ट पॉपुलेशन जिसके पास ये सोचने की क्षमता हो, हु हैज़ द कैपेसिटी टू थिंक एंड टेक द डिसीजन हु शुड बी देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से मेंशन होनी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू वोट। नाउ द सेकेंड थिंग इज हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट। सो अब ज़रूरी तो नहीं है ना, वैसे सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी ले सकते हैं कि अब एक इन्फेंट जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बन सकता, एक बच्चा जाके स्कूल का बच्चा जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। क्या वो उस कैपेसिटी में है कि वो जाकर हमारे देश के बड़े बड़े लॉज, कानून, ये सारी चीज़ें बनाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन होना चाहिए कि जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, नाउ द अदर क्वेश्चन विच हैज़ टू बी सॉल्व एंड अदर रूल विच हैज़ टू बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हु इज़ टू सुपरवाइज द इलेक्शन। अब ये जो पूरी प्रोसेस है उसको सुपरवाइज कौन करेगा, उसको कंडक्ट कौन करवाएगा, और उसके बारे में सारे के सारे यू कैन से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन करेगा। सो इस तरह की एक अथॉरिटी होनी ही चाहिए और इस तरह की अथॉरिटी के बारे में मेंशन होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ दिस सुपरवाइजरी बॉडी ऑफ द इलेक्शन, यहाँ पे क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए। अब इलेक्शन गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी तो आप उस इलेक्शन के बारे में इंश्योर कर सकते हो कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं इंश्योर कर सकते। सो इसलिए ये ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि किस तरीके से, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन और व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो ये बात भी होनी चाहिए। एंड द अदर वन इज हाउ आर द वोटर्स टू बी वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड। अब ये भी ज़रूरी है। अब इलेक्शन प्रोसेस तो हो जाएगी, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि अब ये जो वोट्स हैं उनको किस तरह से काउंट किया जाए और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से इलेक्ट किया जाए। ठीक है, अब देखो, आप सोचोगे कि ये कैसी बात हो गई कि हमने ऐसा क्यों सिस्टम, ये इस सिस्टम की क्या ज़रूरत है कि किस तरह से वोट काउंट हो और किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। नॉर्मली क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में जब इलेक्शन आता है तो हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि सिंपली लोगों को खड़े करो और जाके हम उनको वोट दे देंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा, राइट? दिस इज़ द नॉर्मल वे, बट दिस इज़ द नॉर्मल वे बिकॉज वी आर हैविंग इट्स इन सो मैनी ईयर्स। हम इसमें पलते आ रहे हैं, हम इसमें जीते आ रहे हैं, तो हमें पता है ये इलेक्शन का सिस्टम है। पर जब तक इसको मेंशन नहीं किया जाएगा, जब तक इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स को स्पेसिफिक नहीं किया जाएगा, तब तक वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है, तो हम अब समझेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया को समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट ऑल आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, और इस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू राइट डाउन दोज वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही सब लिखा हुआ है।
वी नीड टू, बिकॉज देर इज़ अ क्वेश्चन नॉट सो सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस, क्योंकि हम उस सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं। हम यूज टू हो चुके हैं कि जो भी जीता, जिसको ज़्यादा वोट्स है उसको आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दो या फिर वो जीता, है ना। पर उस तरह से नहीं होता है, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं जिस तरीके से हम इलेक्शंस के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। हम ये समझने से पहले कि क्या क्या तरीके होते हैं, व्हाट ऑल आर द मेथड्स ऑफ इलेक्शंस, एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। इससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएंगे फर्दर चीज़ें। यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने क्लासरूम में मॉक इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ। किसके लिए? क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, सीआर की जो पोजीशन होती है उसके लिए आप एक मॉक इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ। अब इस प्रोसेस में आपको चुनने हैं 4 क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब लेकिन इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए आपको 3 तरह से, इन द 3 ways you'll have to hold the elections, right? What all are the 3 ways? First way, each student can give 1 vote and 4 highest vote getters are elected. This is the simplest process, that every one of you will have 1 vote, each student will have 1 vote, और वो जाकर इलेक्शंस में उनके पास जो भी बैलेट पेपर होगा, सपोज कीजिए ABCD, दीज आर द 4 कैंडिडेट्स, और ये आपको बैलेट पेपर मिला है, ठीक है, और आपके पास 1 वोट है, ईच स्टूडेंट हैव 1 वोट। तो आपको इनमें से जिसको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है, आप उसको वोट दो, उसके नाम पे टिक करो, और जिसके पास भी सबसे ज़्यादा आएंगे, लाइक टॉप 4 कैंडिडेट्स जो भी होंगे, वो elect हो जाएंगे एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। नाउ व्हाट इज द सेकंड मेथड? Second method is each student has 4 votes and can give them all to one candidate, or split the votes among the different candidates. The highest 4 vote getters will be elected. अब इसमें क्या है, आपके पास हर एक स्टूडेंट के पास 4 वोट्स हैं, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको, सपोज ये आपका बैलेट पेपर यही है, ठीक है, ये आपके पास 4 वोट्स हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको चारों वोट, चाहे आप चारों वोट्स ए को दे दो, या फिर आपके पास ये भी चॉइस है कि आप सबको एक 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 करके वोट दो, या फिर आपके पास ये भी चॉइस है कि आप इसको 2 दे दो, और इसको 1 दे दो, और इसको 1 दे दो, इसको 1 भी वोट्स ना दो। यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करिए, आप इसको ले लीजिए कुछ 6 रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हों अगर, ठीक है। नाउ द थर्ड वे एंड द थर्ड मैथड क्या लिखी हुई है वो देखिए, हर एक वोटर के पास प्रेफरेंस रैंकिंग देने की पावर होगी, यानी कि ईच वोटर गिव्स अ प्रेफरेंस रैंकिंग टू द कैंडिडेट्स एंड द काउंटिंग फॉलोज द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, जो कि अभी हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, सेम बैलेट पेपर है, मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। ये आपके पास 6 लोग जो हैं वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका बैलेट पेपर है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको प्रेफरेंस देनी है, यानी कि आप ये प्रेफरेंस दोगे कि पहले नंबर पे तो बी बने, दूसरे नंबर पे ए बने, तीसरे नंबर पे सी बने, और चौथे नंबर पे डी बने। आपने प्रेफरेंस दे दी, ठीक है। इस तरह से आपके फ्रेंड ने भी सेम प्रेफरेंस दी, और आपके दूसरे फ्रेंड ने भी कुछ इस तरह की प्रेफरेंस दी। सबसे ज़्यादा वोट आप मान लीजिए बी को मिल गए पहले नंबर पे, तो बी इलेक्ट हो जाएगा, फिर बी को मिल गए। इस तरह से प्रेफरेंशियल रैंकिंग देकर भी इलेक्शन सिस्टम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कि यूजुअली हम एक मेथड से इतना यूज टू हो गए हैं कि हमें लगता है कि दूसरे मेथड्स हो भी नहीं सकते, बट अलग अलग सोसाइटल यू कैन से सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के सिस्टम बनाए गए। अब हम पहला सिस्टम समझेंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। ये एक इमेज है, आप इस इमेज को देख लीजिए, काफ़ी पुरानी इमेज है। इसमें दिखाया गया है पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। उसी तरह का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये जो है वो आप देख लीजिए, ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे 1984 में, और उस इलेक्शन के कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वोट्स एंड सीट्स वॉन बाय सम मेजर पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन। अभी 1984 के इलेक्शंस हैं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ देखिए क्या हुआ। यहाँ पे इनको कितने % ऑफ वोट मिले, 48% ऑफ वोट मिले, बट इनको सीट्स मिल गई 415, और बीजेपी जिसको 2 सीट्स मिली हैं सिर्फ, उसने गेन किए हैं 7.4%। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये रेशो और ये रेशो तो बहुत डिफरेंट है ना।
ये रेशो और ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे जनता पार्टी को देख लीजिए, 6.7% वोट मिले, लेकिन तब भी यहाँ पे उसने 10 सीटें गेन कर ली। ये कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो था लोकसभा का इलेक्शन था 1984 का। कांग्रेस पार्टी केम टू पावर बाय विनिंग द 415 आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स। देखिए, लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हुआ करती थी। 2 सीट्स जो हुआ करती थी वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की हुआ करती थी, बट 2020 में इसको अबिलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो देखिए, इसका मतलब ये था कि जो 543 सीट्स थी, इन पर इलेक्शन होना था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट किया जाता था। बट अब जो इलेक्शन की जो सीट्स थी 543, उसमें से 415 सीट्स मिल गई कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। एंड इट वॉन बाय मोर देन 80% ऑफ द सीट्स वॉज गॉन टू कांग्रेस पार्टी। पर जैसे कि हमने देखा कि उसको कितना परसेंट ऑफ वोट मिला है, बट 48% वोट्स मिले हैं उसको, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे पार्टी 4/5 सीट्स जीत गई। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इसका मतलब ये है कि जो पार्टी है उसको 4 आउट ऑफ 5 इंडियन वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी? द आंसर इज़ नो, ठीक है, क्योंकि 48% वोटर्स ने ही वोट दिया है। इसका मतलब ये है कि ओनली 48% ऑफ दोज हु वोटेड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट जो कि कांग्रेस पार्टी ने पुटअप किया था, बट पार्टी को तब भी 80% सीट मिल गई, ठीक है। ये कैसे हुआ, अब आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ। ये हुआ क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था हमारे यहाँ, और अभी भी है, ठीक है। पूरी कंट्री हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाती है। सपोज कीजिए ये आपका भारत है, भारत को बहुत ही इमेजिनरी बनाया है। यहाँ पे आपके स्टेट्स होते हैं, ठीक है। सपोज ये 4 स्टेट्स हैं, पर इन स्टेट्स को भी पॉपुलेशन के बेसिस पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पॉपुलेशन के बेसिस पे इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन हमें लेकर आनी है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम रिप्रेजेंटेटिव को उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर इलेक्ट करें, ठीक है। सो इसी तरह हमारे देश में भी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को पूरा डिवाइड कर दिया है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, ठीक है। एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब ये कैसे, देखिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सपोज ए, बी, सी एंड डी ये खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ में ए ने गेन कर लिए 40% ऑफ वोट्स टोटल वोट्स में। सपोज कीजिए, चलिए 100 वोट्स हैं, 100 लोग हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें 40 लोगों ने ए को वोट दिया, फिर उसके बाद 20 लोगों ने बी को वोट दिया, 20 ने सी को दिया, और यहाँ पे आप समझ लें कि 20 ने डी को दिया। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ए है वो इलेक्शन जीत जाएगा क्योंकि ही पास द पोस्ट, ही वॉज द फर्स्ट टू पास द पोस्ट, यानी कि इसने सबसे ज़्यादा, इसका जो वेटेज है, वोट्स का वेटेज है, ए को मिला है, ठीक है। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसने मेजॉरिटी ऑफ वोट्स तो गेन नहीं किए, यानी कि 51% ऑफ वोट्स इसने गेन नहीं किए, है ना, जो कि बेसिक रूल होना चाहिए। बट ही पास द पोस्ट फर्स्ट, इसी सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट। इसमें अब आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि ये तो सिर्फ 40% ऐसे लोग थे जो इनको बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे 60 लोग ऐसे थे जो कि इससे तो ज़्यादा ही थे, 60 लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि वो रिप्रेजेंटेटिव ना बने, लेकिन तब भी मेजॉरिटी विंस, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वहाँ पे उसका इलेक्शन हो जाएगा, ही विल बी इलेक्टेड। इसी सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और इसी वजह से आपको जो कांग्रेस पार्टी में डिवीजन में देखने मिले था कि 48% वोटर्स ने ही वोट किया था, लेकिन चाहे वो 48% वोटर्स इस कैटेगरी में आए होंगे, इसीलिए उसको ऐसी सीट्स मिली थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो यही है, इन आर सिस्टम whosoever हैज़ मोर वोट्स दैन द अदर कैंडिडेट्स, उसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। The winning candidate need not to secure the majority of votes, और इसी मेथड को बोला जाता है first past the post system. In the electoral race, the candidates who is ahead of others, who crosses the winning post first of all and is the winner. The method is also called the plurality system.
और ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब्ड भी है और हमारे यहाँ बड़ा फेमस है। हम यूजुअली हमारे जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, या फिर हमारे MLAs होते हैं, वो इसी मेथड से चुने जाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड मेथड, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये हम समझेंगे इजराइल के एग्जाम्पल से। अब इजराइल में क्या होता है, यहाँ पर पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर एक पार्टी को अलॉट किया जाएगा द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एज प्रपोर्शन टू द शेयर ऑफ द वोट्स, यानी कि जितने लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया होगा उतने लोग उस पार्टी से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टी है वो अपने प्रोपोर्शंस में, जैसे इस सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अपने प्रोपोर्शन में सीट्स गेन करती है। अब ये होता कैसे है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया पूरा देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है इजराइल नीदरलैंड के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप जाओगे वोट देने, आपके पास बैलेट पेपर होगा और यहाँ पे आपके पार्टी के साइन होंगे। अब आप क्या करोगे, किसी पार्टी के चिन्ह पर अपना वोट दोगे, किसी पार्टी के साइन पर अपना वोट दोगे। ठीक है, अब ये पूरा इजराइल है समझ लीजिए। ठीक है, इजराइल में ये देखेंगे, सपोज यहाँ पे बीजेपी है नहीं बीजेपी नहीं है, पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है और पार्टी डी है। अब यहाँ पे सारे लोगों ने जाके, सपोज आप मान लीजिए 40% इसको दिए, 25% इसको दिए, 20% इसको दिए, बचे हुए इसको दिए। ठीक है, आप समझ लीजिए यहाँ पे आप इसने 40% इसने दिए और 20 इसको दिए और 10% इसको दिए। ठीक, इसमें अगर हमारे देश में होता तो क्या होता, सिर्फ ए जीतता, बट यहाँ पे क्या होगा, पूरे देश में रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पार्टी ए से 40 कैंडिडेट्स आएंगे, पार्टी बी से भी 40 आएंगे और पार्टी सी से 20 आएंगे, पार्टी सी से 20 आएंगे और पार्टी डी से 10 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर किसी पार्टी ने सिर्फ 1% ऑफ वोट भी गेन किया है तो एटलीस्ट उसका एक कैंडिडेट तो वहाँ की पार्लियामेंट में बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, सो यही ये सिस्टम है। यहाँ पे ये कई मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज अर्जेंटीना, पोर्टुगल में भी चलता है। ठीक है, एंड ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर पार्टी क्या करेगी, अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करेगी और उनको जितनी भी सीट्स मिली होंगी उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर representatives from a constituency would and do belong to different parties as well। ये आप ये सिचुएशन और ये कंडीशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आया हो। अब हम अगर हमारे देश में बात करें तो हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट किया है, और तो और हमने बहुत ही कम यानी कि लिमिटेड स्केल में वी हैव अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड फॉर स्पेशली द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हमने सिर्फ इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए किया। एंड व्हाट ऑल आर दे, यानी कि हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एंड फॉर द इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा एंड विधान परिषद, अगर किसी स्टेट में है विधान परिषद, सो उनके इलेक्शंस में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बट ये आपको याद रखना है बड़े ही लिमिटेड स्केल में, एंड दैट टू फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, अब थोड़ा कंपैरिजन समझते हैं, फिर जाके हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंडिया का समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। पहली बात, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यहाँ पर जो कंट्री है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सेवरल स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स which we call it very famously as the constituencies, or some countries call it districts. You can expect this like this, right? This is FPTP. But when we talk about the you can say proportional representation system, large geographical areas उसको demarcate किया जाता है as a constituencies. In some cases the entire country may be called as a single constituency, जैसा कि हमने देखा इजराइल के केस में। Now what is the second difference? The second difference is every constituencies elect one representative. हर एक constituency एक representative elect करेगी। ठीक है, और यहाँ पे देख आप सकते हैं ये वाले proportional representation system में
मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये कैसे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पार्टी इलेक्ट करेगी, पार्टी डिसाइड करेगी कि उनके किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें कैंडिडेट रखने हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वोटर्स वोट्स फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। हम जाकर अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं ना। सपोज आप किसी एमपी के इलेक्शन में गए, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा वाला जो इंसान है वो खड़ा हुआ है, इस पार्टी से उस पार्टी से, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप पहले देखते हैं कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसने पिछले अपने जो पॉलिटिकल करियर है उसमें किस तरीके के काम किए हैं, हम ये सारी चीज़ें जांच सकते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, व्हेन इट कम्स टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, द कैंडिडेट्स द वोटर्स दे वोट फॉर द पार्टी, वो पार्टी को वोट करेंगे और फिर पार्टी का डिस्क्रिप्शन होगा कि उनको किस कैंडिडेट को इलेक्ट करवाना है या फिर किस कैंडिडेट को रखना है। नाउ मोर डिफरेंसेस इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट्स इन द लेजिस्लेचर। यहाँ पे हमने क्लासिक एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है, कि वो उनको वोट्स से ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं। टोटली डिपेंड्स कि अगर फर्स्ट उसने कैंडिडेट ने बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स हासिल कर लिए हों तो यहाँ पे ये जीत सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि उसको तो सिर्फ 40% वोट मिले थे, लेकिन 60% वोट तो नहीं मिले थे ना, ठीक है। दिस इज़ द केस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन टू द परसेंट ऑफ द वोट इट गेट्स। यहाँ पे सिंपली है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जितनी पार्टी को वोट मिले उतने वहाँ पे उतनी सीट्स उसको मिल जाएंगी। नाउ व्हाट इज़ द अदर डिफरेंस? कैंडिडेट हु wins the elections may not get majority 50+1 वोट्स। यहाँ पे जो कैंडिडेट जीतेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेजॉरिटी हासिल करें, राइट। बट हियर इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट्स हु विंस द इलेक्शंस गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे आपको मल्टी पार्टी सिस्टम या फिर यू कैन से कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा मिलती है। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के। द क्लासिक एग्जाम्पल इज यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, ठीक है। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ बेसिक इलेक्शंस में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ने हमने अडॉप्ट करके रखा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स, द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी द इजराइल एंड द नीदरलैंड्स। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द राज्यसभा इलेक्शंस। सो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का थर्ड वेरिएंट चलता है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम है हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस में हमने अडॉप्ट किया हुआ है, प्रेसिडेंट के राज्यसभा के इलेक्शंस में। अभी आपके एनसीईआरटीज में एग्जाम्पल दिया हुआ है राज्यसभा के इलेक्शंस में, तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सो देखिए, अब यहाँ पर हर एक स्टेट को स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट मिलेगी राज्यसभा में, ठीक है। यानी कि हर एक स्टेट को, यानी कि आप समझ लीजिए पूरा भारत देश हमारा डिवाइडेड है स्टेट्स में। राज्यसभा का एम ही है कि वो राज्यों को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो हर एक स्टेट का स्पेसिफिक कोटा है कि वो कितने कैंडिडेट इलेक्ट कर सकती है। अब ये कोटा किसके बेसिस पे होगा? ये भी होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। सपोज़ यहाँ पे बिहार है, तो अगर इसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे असम है, इसके बाद कम पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन के से ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, कम पॉपुलेशन वाले स्टेट से कम कैंडिडेट्स आएंगे। ओके, क्लियर? Now, the members of the members they are elected by respective state legislative assemblies. अब यहाँ के members इनके जो state legislative assemblies हैं वो ही elect करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में state हमने हमारे MLAs को चुन लिया और हम expect करते हैं कि MLAs हमारे representatives को चुने। राज्यसभा का मतलब है कि हर एक state के से representation आए, तो यहाँ पर भी MLA अपनी अपनी representative states assemblies के MLAs राज्यसभा के members को चुनते हैं। Clear? The voters are the MLAs in that state. आपको याद रखना है, आप वोटर नहीं हैं, MLAs होंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक वोटर को, एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस। अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे उनको कैंडिडेट्स को रैंक करना है। नाउ आई टोल्ड यू इन द एक्टिविटी ऑल्सो, जो थर्ड मैथड थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, ठीक है। बट आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को इलेक्ट होने के लिए, जीतने के लिए
मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स गेन करने पड़ेंगे। अब उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो आप याद रख लीजिए, टोटल वोट्स पूल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्लस 1 एंड होल प्लस 1। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। समझ लीजिए कि राज्यसभा से राजस्थान से राज्यसभा के कैंडिडेट्स हमको इलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने एमएलएज हैं, टोटल 200 एमएलएज हैं, ठीक है। और हमको 4 इस बार सीट्स आई हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, ठीक। 200 लोग 4 लोगों को चुनेंगे, ठीक। अब इस पर्टिकुलर मेथड या फिर आप सोच लीजिए फॉर्मूले के हिसाब से, कैसे फॉर्मूले यहाँ पर आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि टोटल वोट कितने पोल्ड होंगे 200, क्योंकि 200 एमएलए हैं। कितनी सीट्स चाहिए, ना टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड 4 एंड इसको प्लस 1 और होल प्लस 1, यानी कि आप समझ लीजिए 41 वोट्स जो हैं हर एक कैंडिडेट को गेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट जैसा सिस्टम नहीं चलेगा ना। अब ये कैसे काउंट होंगे, when the votes are counted and it is done on the basis of the first preference vote secured by each candidate। आप समझ लीजिए आप जो हैं वो हैं MLA, आपको इस तरह का बैलेट पेपर मिलेगा जहाँ पे ABCDEF कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है। आपको इस तरह का बैलेट पेपर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, URP, यहाँ पे कोई आपका कॉलीग होगा जिसका नाम दूसरा MLA Q है, फिर तीसरा R है और चौथा S है, ठीक। इस तरह से आपको अलग अलग बैलेट पेपर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो हैं ये हैं हमारे कैंडिडेट्स और ये हैं वोटर्स, ठीक है। अब आप P हैं, अब आप चाहते हैं, आपको चुनने सिर्फ 4 लोग हैं, आप चाहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी को बनना है राज्यसभा का मेंबर तो A बने, फिर उसके बाद B बने, फिर उसके बाद C बने और फिर उसके बाद D बने। अब Q चाहता है कि सबसे पहले जो है वो F बने राज्यसभा का मेंबर, फिर चाहे A चल जाएगा, फिर C चल जाएगा और फिर C चल जाएगा। अब R की प्रेफरेंस भी A के बराबर ही है, ठीक है, और S की प्रेफरेंस भी कुछ इसी तरह है। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि यहाँ पर A के पास सपोज यहाँ पे जो 41% वोट थे वो A ने इस तरह से सबके ज़्यादा प्रेफरेंस से गेन कर लिए, ठीक। बट अगर ऐसा भी केस आ सकता है कि A 41% वोट्स ही गेन ना कर पाए, 41 वोट्स ही ना गेन कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर की प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को मिली है ये वो लोग जाके ढूंढेंगे और फिर उनको पता चलेगा कि सिर्फ Q ही था जिसने बोला था कि F बनना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे, क्या, राज्यसभा का मेंबर। तो ये एक ही वोट था, लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिसको भी मिलेंगे उस कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा उस प्रेफरेंस को। अब क्या देखा जाएगा, अब देखा जाएगा कि Q ने अपनी सेकेंड नंबर की पोजीशन पे किसको वोट दिया, इसका जो सेकेंड नंबर का जो वोट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस के जैसे ट्रीट करने लगेंगे। तो इस वजह से इस तरह से जब तक A को मेजॉरिटी नहीं मिल जाती, जब तक A को 41% ऑफ वोट ये कोटा वो हासिल नहीं कर सकता, तब तक ये जो है एलिमिनेशन हर एक कैंडिडेट से होता रहेगा, जब तक उनको 4 कैंडिडेट्स 41 वोट्स पे नहीं मिल जाते। इस तरह से वो पूरा सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। सो कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड द लोएस्ट वोट्स इन द फर्स्ट प्रेफरेंस इज एलिमिनेटेड एंड हिज और हर वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू दोज हु आर मेंशन्ड एज अ सेकंड प्रेफरेंस ऑन दोज बैलेट पेपर्स, जो मैंने आपको पूरी सिस्टम समझाया। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जब तक हमें कैंडिडेट्स नहीं मिल जाएंगे तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। सो गाइज आज के हमने चैप्टर 3 के पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में हमने समझे हैं व्हाट ऑल आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शंस, राइट। अब हम देखेंगे कि वो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से मिक्स होगा, हमें क्यों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया, क्यों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमने लार्ज स्केल में अडॉप्ट नहीं किया। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पार्ट के लिए इतने सारे कंसेप्ट समझना काफ़ी था, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, उसको समझना थोड़ा टिपिकल होता है। सो आज हमने समझा FT फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और हमने देखा कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और व्हाट ऑल आर द मैथड्स ऑफ इलेक्शन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो और पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो, एंड ऑलवेज यू कैन कनेक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।